सबसे पहले इसकी पॉजिटिव है, दूसरी कंपैरेटिव है, तीसरी सुपरलेटिव है। ठीक है, मैंने साथ में उर्दू में टाइप किया है। पॉजिटिव डिग्री ऐसी डिग्री है जिसमें हम किसी के अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू विल बी फाइन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंग्लिश। तो इसका पहला लेक्चर है हमारा। इसके जो अभी मैं पढ़ाऊँगा आपको ये पास्ट पेपर से, ठीक है, और जो एक्सपीरियंस टेस्ट हैं 2025 वाले, इनके अकॉर्डिंग मैं अभी आपको लेक्चर दूंगा इंग्लिश का। सही हो गया? तो चलें टाइम वेस्ट के बगैर अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर को। ठीक है, ये कल वाला जो पेपर था 27 डेट वाला, उसमें काफ़ी सारे एमसीक्यूज थे। तो पहली ये सेंटेंस पढ़ें। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, इसमें हम एक पहली बात ये याद रख लो, ये एक फ़िक्र की हमारे पास तरतीब होती है। ठीक है, सेंटेंस की उसमें हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट मतलब जो काम करता है। ठीक है, मसलन सपोज मैं कहता हूँ कि वो खेल रहा है, इसमें अब काम कौन कर रहा है? वो काम कर रहा है। ठीक है, वो मतलब ही, तो ये सब्जेक्ट है। जो काम कर रहा है वो क्या है? सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ब। ठीक है, वर्ब का मतलब है कोई भी काम। ठीक है, प्लेइंग ये एक काम है। ठीक है, प्लेइंग क्या है? काम है। स्लीपिंग एक काम है। ठीक है, इसके अलावा ईटिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, ठीक है, रनिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, ये सारी क्या चीज़ें? वर्ब हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए? वर्ब आना चाहिए, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट का मतलब है जिस पर असल काम हो रहा है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि मैं पानी पी रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें जो पानी है, ठीक है, इस पे काम हो रहा है ना, पानी पे काम हो रहा है, पानी को पिया जा रहा है, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आपको इसकी पहचान होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है जो वर्ब की मदद कर रहा है। ठीक है, अब देखो, अगर यहाँ पर मैं वास को हटा दूँ एक सेकंड के लिए, तो फिक्रा बन जाएगा ही प्लेइंग फुटबॉल, मतलब थोड़ा सा जुमला बेमैनी हो रहा है। ठीक है, तो ये वास क्या करता है? ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब की हेल्प करता है ताकि जो हमारा पूरा सेंटेंस है ये अच्छे से कंप्लीट हो। ठीक है, तो ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, इसमें ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये साथ में वर्ब है, और ये साथ में ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कह दूँ ही वॉज ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, सबसे पहले वही ही सब्जेक्ट है। ही, शी, इट, दे, ये सारे क्या चीज़ होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। वॉज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ड्रिंकिंग वही वर्ब है हमारे पास, और वाटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में कल पूछा जा रहा था, और ऑब्जेक्ट के बारे भी। सही हो गया? अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके भी कल क्वेश्चन थे। सिंपल सेंटेंस का मैं आपको एक लाइन में बता रहा हूँ कि ऐसा सेंटेंस जिसमें ना तो कोई सवाल पूछा गया हो और ना ही उसमें कोई नॉट का वर्ड यूज हो। ठीक है, अब देखो ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, ही इज स्लीपिंग, ना तो इसमें कहीं पर वर्ड नॉट आ रहा है, ठीक है, नॉट कहीं भी नहीं आ रहा, और ना इसमें कोई सवाल पूछा गया है, तो ये क्या चीज़ है? सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव। नेगेटिव, इसमें हमेशा नॉट आएगा। क्या आएगा? नॉट आएगा। ही इज़ नॉट स्लीपिंग, ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ही इज़ नॉट ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, जब भी नॉट आएगा किसी फिक्रे में तो वो क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस होगा। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका क्या है? इसमें हमारे पास सवाल पूछा जाएगा, इज ही स्लीपिंग, इज ही ड्रिंकिंग, इज ही ईटिंग। ठीक है, इस तरह। तो ये मैंने तीनों बता दिए आपको, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इनको अच्छे से आपने देख लेना है। अच्छा, नेक्स्ट ये देखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं दो हमारे पास। एक है ऑक्सिलरी वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड, तो इसका आंसर है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब ये एक ही चीज़ है। ठीक है, ये एमसीक्यूज बहुत रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है ही इज़ रनिंग ऑन रोड, इसमें वो पूछेंगे वर्ब कौन सा है, तो वर्ब इसमें कौन सा है? रनिंग। ठीक है, जो काम हो रहा है, मतलब दौड़ रहा है ना, मतलब ये काम हो रहा है, तो ये हमारे पास वर्ब है। अगर वो सब्जेक्ट का पूछ ले तो ही इसमें सब्जेक्ट है, और अगर वो हमारे पास ऑब्जेक्ट का पूछ ले जिस पर काम हो रहा है, तो ये रोड आएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का पूछ लेता है तो ये इज आएगा। ठीक है, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, हैव, हैड, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एडजेक्टिव, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके भी कल एमसीक्यूज आए हैं। इसको मैं सिंपल आपको दो वर्ड बता रहा हूँ, खूबी या खामी। किसी भी चीज़ की या तो हम खूबी या फिर उसकी खामी, या तो उसका मेरिट या फिर उसका डिमेरिट, किसी भी सेंटेंस में है तो उसके क्या है? एडजेक्टिव है। अब मैं यहाँ पर कह देता हूँ ही इज़ इंटेलिजेंट। ठीक है, इंटेलिजेंट क्या है? ये उसकी खूबी है, वो ज़हीन है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। इसमें ये क्या है? एडजेक्टिव है। सही हो गया? नेक्स्ट है ही इज़ ब्रेव, वो बहादुर है, ये इसकी क्या है? खूबी है, तो ये क्या है हमारे पास? एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है ही इज़ कवर्ड, वो बुज़दिल है, तो ये क्या है? उसकी खामी है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? एडजेक्टिव है। समझ आई?
किसी भी चीज़ की खूबी है या खामी है वो क्या है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट यहाँ पर एक पड़ा है, दी ब्लैक पिक्चर वॉज लाइंग देयर, काली तस्वीर वहाँ पर पड़ी हुई थी। अब ये क्या है, ब्लैक पिक्चर, ठीक है, ये इसकी खूबी या खामी है, तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, एडजेक्टिव है। इसकी समझ है, एडजेक्टिव क्या होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसकी डिग्रीज के बारे में। अच्छा, पहले ये देख लें थोड़ा, इसकी मैंने एग्जांपल टाइप कर दें एडजेक्टिव की। कहीं पर भी सेंटेंस में आ जाता है वाइट, आ जाता है ब्लैक, आ जाता है कोई भी कलर आ जाता है। इसके अलावा ब्यूटीफुल आ गया, ठीक है, खूबसूरत हो गया या बदसूरत, डिसलाइक, ईटीसी, इस तरह के वर्ड आ जाते हैं। कोवर्ड आ गया, बुज़दिल आ गया, ब्रेव, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्कर, इंटेलेक्चुअल। तो ये सारे क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की एक ही चीज़ माइंड में रखनी है, किसी भी चीज़ की उसमें खूबी होगी या फिर खामी होगी। ठीक हो गया। चलें फिर इसके अब डिग्री शुरू करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इसकी डिग्रीज। तो आ जाए, सबसे पहले इसकी पॉजिटिव है, दूसरी कंपैरेटिव है, तीसरी सुपरलेटिव है। ठीक है, मैंने साथ में उर्दू में टाइप किया है। पॉजिटिव डिग्री ऐसी डिग्री है जिसमें हम किसी के साथ भी मुकाबला नहीं करते। ठीक है, किसी चीज़ की हम खूबी या खामी तो बयान करेंगे, लेकिन उसका हम किसी भी चीज़ के साथ मुकाबला नहीं करेंगे। अब मैं कह देता हूँ कि ही इज़ टॉल, वो लंबा है। ठीक है, ये अब उसकी खूबी या खामी हो गई। ठीक है, ही इज़ टॉल, वो लंबा है, उसका लंबा कद है। लेकिन इसके साथ देखो, मैंने ये कहा है कि ये अली से लंबा है, ये मैंने कहा है कि ये शहजाद से लंबा है, नहीं। मैंने सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस कहा है कि ही इज टॉल, वो लंबा है। मैंने किसी के साथ भी मुकाबला नहीं किया। तो ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कंपैरेटिव। कंपैरेटिव में हमारे पास दो के दरमियान मुकाबला होगा। मैं कहूँगा कि ही इज़ ए टॉलर देन अली, वो अली से उसका कद लंबा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, मैंने दो के दरमियान मुकाबला किया है। ठीक है, ही इज़ ए टॉलर देन अली। तो ये हमारे पास क्या है, कंपैरेटिव। ही इज़ ए टॉलर, ही इज़ ए इंटेलिजेंट देन अली। ठीक है, नेक्स्ट मैं कह सकता हूँ ही इज़ ए ब्रेव देन अली। मतलब दो के दरमियान मैं क्या करूँगा, मुकाबला करूँगा। अच्छा, इसकी एक और पहचान भी है जो हमारे पास पॉजिटिव। अच्छा, नेक्स्ट पहले ये कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ। सुपरलेटिव देख लें। अच्छा, इसमें क्या होगा, एक और सारों के दरमियान मुकाबला। ठीक है, ये क्या था, दो के दरमियान मुकाबला। अब एक और सारों के दरमियान में मुकाबला, जैसे कह लें कि पूरी क्लास है और उसमें एक बंदा है, वो सारों से कम्पीट कर रहा है। ठीक है, सारों से मुकाबला कर रहा है। मैं कहता हूँ ही इज़ टॉलेस्ट देन ऑल, मतलब वो सबसे लंबा है। ठीक है, अब क्या है, एक और सारों के दरमियान मुकाबला है। तो ये क्या है, हमारे पास सुपरलेटिव है। ठीक हो गया। पॉजिटिव में किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, इसमें सिंपल टॉल आएगा। ठीक है, कंपैरेटिव में हमारे पास दो के दरमियान मुकाबला है, इसमें टॉलर आएगा। ठीक है, और हमारे पास जो सुपरलेटिव है, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या आएगा, टॉलेस्ट आएगा। ये इसकी डिग्रीज हैं। अब पेपर में क्या आएगा, पेपर में जो ज़्यादातर वो पूछ रहे हैं कि हमारे पास जो है इसमें कंपैरेटिव डिग्री, वो तीन ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, एक हमें दे देंगे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। वो कहेंगे कि इनमें से आप हमें ये बताएं कि इसमें सुपरलेटिव डिग्री कौन सी है। तो आपने एक पहचान याद रखनी है। अगर सिंपल है ना, मतलब उसके साथ ना तो ई आर लगा है और ना ई एस टी लगा है, तो फिर तो वो सिंपल हमारे पास आएगा, पहली पहली डिग्री पॉजिटिव डिग्री। अगर लास्ट में था ई और टॉलर, ठीक है, क्या है, टॉलर, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हम कंपैरेटिव कहेंगे। ठीक है, टॉलर का क्या कहेंगे, कंपैरेटिव। लास्ट पे क्या आ रहा है, ई और, या यहाँ पर ऐसे आ जाता है यंगर। ठीक है, यंगर, यहाँ पर आ जाता है यंग, यहाँ पर यंगेस्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ई आ रहा है, तो ये क्या है, हमारे पास कंपैरेटिव है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है लास्ट पे, तो ये हमारे पास पॉजिटिव है। और लास्ट में हमारे पास ई एस टी, यंगेस्ट, टॉलेस्ट, ई एस टी। ठीक है, लास्ट में क्या आ जाए, ई एस टी, तो हमारे पास क्या चीज़ होगी, सुपरलेटिव डिग्री होगी। ठीक हो गया। ये चीज़ें याद रखनी है। साथ में मैं एक टेबल दे दूंगा, तो उससे ये आपने सारे याद कर लेने हैं, ये कौन सी पॉजिटिव डिग्री है, कौन सी कंपैरेटिव है और कौन सी सुपरलेटिव है। ठीक है, टेबल दूंगा मैं, पेड क्लास में शेयर कर दूंगा, तो वो टेबल आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। कल एक एमसीक्यू आया था, वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अच्छा, कल क्वेश्चन आया था कि ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव फॉर्म कौन सी है। ठीक है, कौन सी, सुपरलेटिव। तो ब्यूटीफुल की तीन फॉर्म है। ठीक है, अब ब्यूटीफुल का हम वो नहीं कर सकते कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट, ये नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसके हम ई आर लास्ट में नहीं लगा सकते, तो उनके साथ हम मोर और मोस्ट लगाते हैं। पहला है ब्यूटीफुल, इसके साथ कुछ भी ऐड नहीं है, तो ये तो सिंपल वही हमारे पास पॉजिटिव डिग्री है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास इसके साथ आ गया मोर। याद रखो, जब भी हमारे पास वर्ड में या तो मोर लग जाए या फिर उसके आखिर में ई आर लग जाए, ठीक है, दो चीज़ें बता रहा हूँ, या तो मोर लगे या फिर लास्ट में ई आर लगे, तो हमारे पास कंपैरेटिव, मतलब दो के दरमियान मुकाबला होगा, कंपैरेटिव डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट। या तो हमारे पास मोस्ट, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा। ठीक है, अगर या तो मोस्ट लफ्ज आ जाए या फिर लास्ट में हमारे पास ई एस टी का लफ्ज आ जाए, टॉलेस्ट, यंगेस्ट, इस तरह। ठीक है, तो फिर ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा सुपरलेटिव।
ठीक है। सुपरलेटिव की मैंने दो पहचान बताई हैं, या तो मोस्ट आएगा या फिर EST लास्ट में आएगा, जैसे यंगेस्ट, टालेस्ट, ठीक है, इस तरह। अच्छा, ये मोर और ER मैंने बता दिया, ठीक है। मोर ब्यूटीफुल या फिर यंगर या फिर टॉलर, ठीक है, या फिर मोर आएगा या फिर ER, तो फिर ये क्या होगा, कंपेरेटिव होगा। पॉजिटिव में कुछ भी साथ में नहीं होता, ब्यूटीफुल है, यंग है, टॉल है, इस तरह। सही हो गया। ये हमारे पास डिग्रीज इसके एडजेक्टिव की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कल इसमें से 2 3 4 क्वेश्चन आए हुए थे। अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एडवर्ब को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। अच्छा, इसमें देखो एडवर्ब, एडवर्ब मतलब ये वर्ब के मैनी में कुछ ना कुछ इजाफा करेगा, ठीक है। एडवर्ब क्या करेगा, वर्ब के मैनी में कुछ ना कुछ इजाफा करेगा। मैंने नीचे सेंटेंस लिखा है, ही इज़ वॉकिंग स्लो, ठीक है। यहाँ तक फिक्रा देखे, ही इज़ वॉकिंग, वो चल रहा था, स्लो, स्लो मतलब वो स्लो चल रहा था, ठीक है। अब इसने क्या किया, वॉकिंग के साथ हमने स्लो लगा दिया। स्लो के क्या मतलब हो गया, स्लो, आहिस्ता चलना, ठीक है। वर्ब के मैनी में इसने कुछ ना कुछ ऐड कर दिया, क्या कर दिया कि वो स्लो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, ही वॉज स्पीकिंग फास्टली, वो कैसे बोल रहा था, ठीक है, फास्टली, तेजी से। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एडवर्ब, ठीक है। जो भी वर्ब के मैनी में इजाफा करेगा, ठीक है, वर्ब का अंदाज बताएगा, ठीक है। अब वो चल रहा था जी, वो कैसे चल रहा था, वो आहिस्ता चल रहा था। स्पीकिंग, जी वो कैसे बोल रहा था, जी वो तेजी से बोल रहा था। तो ये हमारे पास क्या है, एडवर्ब है, मतलब वो बताएगा कि कोई भी हमारे पास काम है वो किस अंदाज में हो रहा है, तेजी से हो रहा है, आहिस्ता से हो रहा है, ठीक है, या उसके साथ जो भी है। तो एडवर्ब है हमारे पास, मतलब वर्ब के साथ हम कोई ना कोई ये चीज़ एडिशन करता है। अच्छा, नेक्स्ट है, इसकी टाइप्स हैं एडवर्ब की। पहले इस चीज़ को अगेन मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। ये हमें क्या बताता है, काम करने का अंदाज बताता है, ठीक है। वॉकिंग, चल रहा था लेकिन कैसे जा रहा था, स्लो जा रहा था। नेक्स्ट है स्पीकिंग, वो बोल रहा था लेकिन कैसे बोल रहा था, तेजी से बोल रहा था, ठीक है। ये वाला जो वर्ड है ये हमारे पास क्या चीज़ है, एडवर्ब है। अच्छा, एक एडवर्ब की एक और पहचान थोड़ी सी बता दूं मैं एडवर्ब की, ये एग्जैक्ट नहीं है लेकिन बहुत सारे जो सेंटेंस हैं उसमें ये लग जाता है। अच्छा, इसमें क्या है कि हमारे पास आखिर में एडवर्ब के एल वाई आता है, क्या आता है, एल वाई। बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होंगे, बहुत से वर्ड ऐसे होंगे जिनके लास्ट पे एल वाई आता है, तो वो हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, एडवर्ब है। जैसे फास्टली, स्लोली, ठीक है, इस तरह। ये सॉरी, यहाँ पर स्लोली आना था, ठीक है। स्लोली आना है, फास्टली आना है, ये हमारे पास क्या चीज़ें, एडवर्ब है। अच्छा, नेक्स्ट है, इसकी मैं आगे टाइप्स आपको डिस्कस करवा देता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास है, एक एडवर्ब ऑफ टाइम है और दूसरा है हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब ऐसा एडवर्ब है कि इसमें हम टाइम का जिक्र करेंगे। दे विल गो एट 9 PM, ठीक है, इजी है बिल्कुल। इसमें टाइम का अगर जिक्र हो रहा है तो सिंपल ये कौन सा हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। सेंटेंस ऐसे ही आएगा, दे विल गो एट 9 PM, तो नीचे होगा कि ये एडवर्ब की कौन सी टाइप है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो सिंपल टाइम का जिक्र हो रहा है तो आपने क्या लगाना है, टाइम लगाना है। अच्छा, नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस, मतलब इसमें जगह का जिक्र होगा। दे विल गो देयर, याद रखना है हमारे पास दो देयर होते हैं, ठीक है, THERE। तो ये हमारे पास दो देयर होते हैं, मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। एक है THEIR, दूसरा है THERE। इस देयर का मतलब है हमारे पास उनका, ठीक है, इसका क्या मतलब है, उनका, ठीक है। मतलब मैं कह देता हूँ देयर स्कूल, मतलब उनका स्कूल, ठीक है। देयर हॉस्पिटल, उनका अस्पताल। लेकिन ये जो दे है, देयर है, THERE, इसका मतलब है वहाँ, क्या मतलब है, वहाँ। वो वहाँ पर जा रहे थे, देवर गोइंग देयर, वो वहाँ पर खेल रहे थे, देवर प्लेइंग देयर, ठीक है। इस तरह इस देयर का क्या मतलब है, वहाँ, और इस देयर का क्या मतलब है, उनका। अच्छा, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, मतलब इसमें जगह का जिक्र होगा। दे विल गो देयर, वो वहाँ पर जाएंगे, ठीक है। देयर दूसरा है, ERE वाला, मतलब वहाँ, वो वहाँ जाएंगे। क्या, किस चीज़ का, देयर मतलब किसी जगह का जिक्र हो रहा है, तो ये क्या चीज़ है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। ये देयर वाला वर्ड लाजमी याद रखना है, बहुत सारे इसमें से सेंटेंसेस आ जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, दे विल गो टू इस्लामाबाद। अब इस्लामाबाद भी एक जगह का नाम है, तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। ये हमारे पास दो क्लियर हो गए। नेक्स्ट आगे मैं दूसरी टाइप दिखाता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक तो इसकी ये पहचान याद रखना है, इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, ओवरऑल एडवर्ब का नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ एडवर्ब ऑफ मैनर का कह रहा हूँ कि इसमें 99% वर्ड के लास्ट में एल वाई आता है, ठीक है। अगर लास्ट पे एल वाई है तो वो एडवर्ब है, अगर नीचे एडवर्ब ऑफ मैनर का ऑप्शन है तो फिर आप उस पर टिक करेंगे। अब देखें, अच्छा, इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर को देखो, कहते हैं ना कि यार तुम्हें मैनर भी नहीं है, मतलब तुम्हारे अंदाज भी नहीं है, ठीक है। मैनर का मतलब है अंदाज, किसी भी चीज़ का अंदाज। ही वॉज रनिंग, वो दौड़ रहा है, भाई वो किस अंदाज में दौड़ रहा है, तो इसका हम क्या कहेंगे, स्लोली, वो
आहिस्ता दौड़ रहा है, ठीक है। ये किसी भी चीज़ का अंदाज बताएगा। ही वॉज राइटिंग, वो लिख रहा है। भाई वो कैसे लिख रहा है, तेज़ी से लिख रहा है, आहिस्ता लिख रहा है, या फिर मॉडरेट राइटिंग है उसकी, ठीक है। तो इसका क्या है, फास्टली, मतलब वो तेज़ी से लिख रहा है। ये अब उसका अंदाज बता रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताएगा हमें, किसी भी चीज़ के अंदाज बताएगा कि कोई काम हो तो रहा है, लेकिन ये बताओ कि वो काम किस अंदाज से हो रहा है, ठीक है। ही वॉज रनिंग स्लोली, ही वॉज राइटिंग फास्टली। तो ये हमारे पास क्या चीज़ें, एडवर्ब हैं। ये हमारे पास एडवर्ब है, ये हमारे पास एडवर्ब है, ठीक है। ये तीसरी टाइप हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। थोड़ा बहुत उसका मैं टच दूंगा। अच्छा, इसका मैं थोड़ा बहुत टच दे देता हूँ। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इसमें फ्रीक्वेंसी, इसमें 6-7 मैंने वर्ड लिख दिए, ठीक है। सेल्डम, ऑफन, ऑलवेज, यूजली, नेवर। जब भी ये वर्ड किसी भी सेंटेंस में आएंगे, आंखें बंद करके अपने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को चूज करना है। ही ऑलवेज गो टू स्कूल, ठीक है। अब इसमें ऑलवेज आ गया तो ये क्या होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, ही यूजली गो टू बाजार, ठीक है। ही नेवर गो टू प्ले ग्राउंड। इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं, मतलब नेवर आ जाए, यूजली आ जाए, सेल्डम, ऑफन, ऑलवेज, तो आपने क्या लगाना है, आंखें बंद करके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को चूज करना है, ठीक है। हमारे पास एडवर्ब का टॉपिक एंड हो गया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन। सही है, प्रीपोजिशन पे चलते हैं। उसके भी 8, 9, 10 इतने क्वेश्चन आते रहते हैं हर हाल में। चलें, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इन और अंडर से, ठीक है। इसमें अब मिक्स हो जाते हैं कि कहाँ पर इन लगाना है, कहाँ पर अंडर लगाना है, ठीक है। इसका बड़ा मैं क्लियर कट आपको शॉर्टकट इसका बताऊंगा। अच्छा देखना, सबसे पहले इन। अच्छा, किसी भी चीज़ के अंदर कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसके लिए हम इन इस्तेमाल करेंगे। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि बैग है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास क्या है, बुक्स हैं। तो मैं कहूँगा द बुक्स आर इन द बैग, मतलब उसके अंदर है, बिल्कुल अंदर है, छुपी हुई है, ठीक है। ये मेरे पास क्या चीज़ है, इन है। अब मैं कहता हूँ कि पानी जो है वो गिलास के अंदर है, ठीक है। पानी भी चारों साइड से उसके गिलास आ जाता है तो बंद होता है करीबन। तो मैं कहूँगा कि वो द वाटर इज इन द गिलास, ठीक हो गया। ये हमारे पास इन आ गया, मतलब किसी भी चीज़ के अंदर, ठीक हो गया। अब अंडर क्या है, अंडर होता है किसी चीज़ के साया के अंदर, ठीक है। मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, यहाँ पर एक बिल्ली बैठी है इसके साये के नीचे। अब मैं यहाँ पर इन इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पर अब मैं यूज़ करूँगा द कैट इज़ अंडर द टेबल, ठीक है। या फिर एक हमारे पास दरख्त है, ठीक है, ये हमारे पास एक दरख्त है, नीचे यहाँ पर रैबिट बैठा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास रैबिट है, तो मैं क्या कहूँगा, द रैबिट इज अंडर ट्री, ठीक है, दरख्त के नीचे बैठा है। या फिर ये हमारे पास सन है, ठीक है, इसकी ये लाइट्स आ रही हैं, यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। तो मैं कहूँगा वी आर सिटिंग अंडर द सन, ये अंडर द सन लाइट, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि हमें या तो किसी चीज़ के हम साया के अंदर बैठे हों, उसके लिए हम अंडर यूज़ करेंगे, ठीक है। मेज़ का भी साया होता है, टेबल का भी साया होता है, या फिर किसी चीज़ के रोशनी के नीचे बैठे हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अंडर। इन कब यूज़ करना है, इन उस टाइम यूज़ करना है जब एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ के अंदर छुप जाए, ठीक है। बैग का मैंने बताया, द बुक्स आर इन द बैग, द वाटर इज इन द ग्लास, इस तरह, ठीक है। इन और अंडर का क्लियर हो गया, ठीक है। अंडर का सिर्फ यही एक इस्तेमाल है, ठीक है, जो हमारे मैट्रिक लेवल तक है। नेक्स्ट है इनके हैं, इनके आगे काफ़ी सारे यूज हैं, वो मैं डिस्कस करवा देता हूँ। अच्छा, पहली बात कि जो हमारे पास ईयर्स हैं, और दूसरा हमारे पास मंथ, ठीक है। इनके साथ हमारे पास इन इस्तेमाल होता है, ठीक है। सालों के साथ और महीनों के साथ हमारे पास क्या यूज होता है, इन होता है, ठीक है। कायद आज़म वाज बोर्न इन 1876, ठीक है। इसी तरह इलामा इकबाल इज बोर्न, सॉरी, इलामा इकबाल वाज बोर्न इन 1877, ठीक है। तो इसके बात को आपने याद रखना है, ठीक है। जो हमारे पास ईयर्स हैं, ठीक है, तो इसके साथ हमने क्या लगाना है, इन लगाना है, इन 1980, ठीक है। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन, ठीक है, जो भी था इसका मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, सपोज कह लें 1980, ठीक है। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन 1980, इस तरह। अच्छा, मंथ है, ठीक है, इसका मैंने बता दिया है, कायद आज़म कब पैदा हुई, टी इस तरह। जो भी मंथ है हमारे पास, तो इसके साथ भी हमारे पास क्या आएगा, इन दिसंबर, ठीक है। मैं कहता हूँ विंटर स्टार्ट इन दिसंबर, ठीक है, सर्दियाँ दिसंबर में शुरू होती हैं, ठीक है। मैंने क्या लगाया, इन लगाया, क्यों, क्योंकि आगे हमारे पास मंथ आया हुआ है। इस तरह हमारे पास जो भी महीने हैं या जो भी साल हैं, उनके साथ हमने क्या लगाना है, इन लगाना है, ठीक है। अच्छा, एक कन्फ्यूजन हो रही है, ठीक है, मैं यहाँ पर वो भी डिस्कस करवाता चलूँ कि अगर हमारे पास आ जाए
18th ऑफ दिसंबर, मतलब दिसंबर की 18 तारीख। अब हम यहाँ पर हमारे पास मंथ तो आया हुआ है, तो यहाँ पर हम इन लगाएंगे या फिर कोई और चीज़। तो याद रखना है, जब भी हमारे पास डेट आ जाए, क्या आ जाए, डेट आ जाए, तो फिर हमने उसके साथ ऑन लगाना है। वैसे हमारे पास जो अगर ओनली सिर्फ हमारे पास मंथ आए, जिस तरह ये देखो विंटर स्टार्ट इन दिसंबर, यहाँ पर कोई ही नहीं आया हुआ कि दिसंबर के 18 को, दिसंबर के 17 को, नहीं। फिर हमने क्या लगाना है, इन लगाना है। लेकिन अगर कोई डेट साथ में मेंशन हो जाए, 18th ऑफ दिसंबर, 18th ऑफ जनवरी, 18th ऑफ जून, तो फिर हमने साथ में ऑन लगाना है। जैसे हम कहते हैं द कायद-ए-आज़म वाज बोर्न ऑन 25 दिसंबर 1876। ठीक है, याद रखना है जब भी हमारे पास डेट आएगी, ठीक है, 18th ऑफ दिसंबर, 6th ऑफ जून, ठीक है, 7th ऑफ अगस्त, जब भी डेट आएगी तो उसके साथ हमने ऑन लगाना है। वैसे अगर ओनली हमारे पास मंथ आया हुआ है तो उसके साथ हमने इन लगाना है। ठीक हो गया। ईयर्स और मंथ के साथ हमारे पास क्या चीज़ आएगा, इन आएगा। ठीक है, इनके मैंने तीन यूजेस बता दिए हैं। पहले ये कि किसी चीज़ के अंदर हो, ठीक है। दूसरी क्या चीज़ है, ईयर्स, जितने भी हमारे पास साल हैं। तीसरा है मंथ, ठीक है, इन दिसंबर, इन जनवरी। अच्छा, नेक्स्ट है ये दो हमारे पास टाइम होते हैं, ठीक है। मॉर्निंग है, इवनिंग है, नाइट है और आफ्टरनून है। तो याद रखना है कि हमारे पास इवनिंग और मॉर्निंग के साथ इन आता है, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, और आफ्टरनून और नाइट के साथ एट आता है, एट आफ्टरनून, एट नाइट। ठीक हो गया, ये दो लाजमी याद रखने हैं, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ऑन, ठीक है। ये ऑन है सतह के ऊपर, ठीक है, सतह के ऊपर है। इसका मैं समझा देता हूँ। ये हमारे पास एक टेबल है, ठीक है। यहाँ पर इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ पर एक बुक पड़ी हुई है। मैं क्या कहूँगा, बुक इज़ ऑन द टेबल। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है, सतह के ऊपर है। तो मैंने क्या यूज़ किया, ऑन द टेबल। जहाँ पर अगर कैट बैठी होती तो मैं कहता द कैट इज़ ऑन द टेबल। ठीक हो गया। ऑन हमने कब यूज़ करना है, कोई भी चीज़ किसी सतह के ऊपर बैठी है तो मैं क्या कहूँगा, उसके लिए हम ऑन यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये हमारे पास एक है बोर्ड मार्कर है। मैं यहाँ पर वाइट बोर्ड के ऊपर रख देता हूँ। तो मैं क्या कहूँगा, द बोर्ड मार्कर इज़ ऑन द वाइट बोर्ड। ऑन मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये जो हमारे पास वाइट बोर्ड है, इसके ऊपर हमारे पास ये बोर्ड मार्कर पड़ा है, ठीक है। द बोर्ड मार्कर इज़ ऑन द वाइट बोर्ड। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्लियर हो गया सतह के ऊपर। नेक्स्ट है डेज के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है। ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ठीक है। वी विल प्ले ऑन मंडे, वी विल प्ले ऑन थर्सडे। इस तरह जितने भी डेज हैं, ठीक है, इनके साथ हमने क्या यूज़ करना है, ऑन। ठीक है, जो भी डेज हैं तो इनके साथ हमने क्या यूज़ करना है, ऑन यूज़ करना है। जितने भी डेज आएंगे हमने क्या यूज़ करना है, ऑन यूज़ करना है। नेक्स्ट है डेट्स। ऑलरेडी मैं डिस्कस करा चुका हूँ कि अगर हमारे पास मंथ है, ठीक है, जैसे दिसंबर, जनवरी, ईटीसी, तो इसके साथ हमने इन लगाना है। लेकिन अगर डेट साथ में आ जाए, ठीक है, तो फिर हमने ऑन यूज़ करना है। ऑन 18th दिसंबर, ठीक है, ऑन 6th जून। ठीक हो गया। जो भी हमारे पास डेट्स हैं तो इसके साथ हमने क्या यूज़ करना है, ऑन यूज़ करना है। ये हमारे पास क्लियर हो गए। एक मरतबा फिर मैं रिपीट करने जा रहा हूँ कि हमारे पास जो भी ईयर्स हैं, ठीक है, पहले मैं इन के इस्तेमाल बता रहा हूँ। ईयर्स हैं 1980 है, 1920 है, 2004 है, 2016 है, 2025 है, इसके साथ हम इन लगाएंगे। मंथ, मंथ के साथ भी हम इन लगाएंगे। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, सब के साथ इन लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डेट्स। जितनी भी डेट्स हैं 18th ऑफ दिसंबर, इनके साथ हम ऑन लगाएंगे। डेज के साथ हम संडे, मंडे, ट्यूसडे, इनके साथ हम ऑन लगाएंगे। ठीक है, ये चार हैं। दो के साथ इन लग रहा है, दो के साथ ऑन लग रहा है, ये आपने लाजमी याद रखने हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऐड को। इसका सबसे पहला यूज़ किया टाइम के साथ यूज़ होता है, ठीक है। वी विल मेट एट 5 PM, ठीक है। अब देखो आगे क्या आया हुआ था, टाइम, तो इसके साथ मैंने क्या लगा दिया, एट लगा दिया, ठीक है। ऑन यहाँ पर नहीं गया, एट आएगा। टाइम के साथ हमने क्या लगाना है, एट लगाना है। सही हो गया, ये हमारे पास क्लियर हो गया। एट के साथ हमने एट, सॉरी, टाइम के साथ हमने एट लगाना है, ठीक है। वी विल मेट एट 9 PM, वी विल मेट एट 11 PM, इस तरह, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है स्पेसिफिक प्लेसेस। अच्छा, स्पेसिफिक प्लेसेस मतलब ऐसी जगह, ठीक है, ख़ास जगह। ख़ास जगह मतलब इसमें मेरी ये मुराद है कि जो चीज़ें सफ़र, जो ऐसी जगह जो सफ़र के लिए इस्तेमाल होती हैं। एयरपोर्ट हो गया, बस स्टेशन हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, इनके साथ ऐड लगता है, ठीक है। दे रीच एट बस स्टेशन एट 9 PM, ठीक है। अब देखो, एक तो आगे 9 PM आ गया, ठीक है, इसके साथ ऐड आ गया। दूसरा बस स्टेशन, इसके साथ भी ऐड आ गया, ठीक है। याद रखना है जितने भी ये स्पेसिफिक प्लेसेस हैं, एयरपोर्ट है, बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, तो इनके साथ हम क्या लगाते हैं, ऐड लगाते हैं। सही हो गया। MCQ सपोज मैं बोल देता हूँ कि दे रीच, दे
अच्छा ये देखिए हमारे पास है एमसीक्यूज है। दे रीच रेलवे स्टेशन, ठीक है। अब यहाँ पर ऑन आएगा या एट आएगा। तो मैंने क्या बताया कि जो भी हमारे पास स्पेसिफिक प्लेसेस हैं, रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है या एयरपोर्ट है, तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास एट का यूज़ हो गया। अच्छा अब हम टू का देखते हैं। एक तो ये डायरेक्शन के साथ इस्तेमाल होगा, ठीक है। डायरेक्शन के साथ इसका क्या मतलब है, ही इज़ गोइंग, ठीक है, यहाँ पर स्कूल। अब वो कहाँ जा रहा है, ठीक है। अब सबको पता है कि वो स्कूल जा रहा है, ये एक तरह की डायरेक्शन, एक सिमत है, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, टू, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। अच्छा टू के साथ इसकी दो चीज़ें, इनके साथ अगर टू लग जाए फिर क्या होता है, ऑन के साथ टू लग जाए फिर क्या होता है। अच्छा एक तो मैंने डायरेक्शन का बता दिया, ठीक है। किसी भी जब भी डायरेक्शन का जिक्र होगा तो वहाँ पर टू लाजमी आएगा। अब अगर आ गया इन टू, ठीक है, इन टू का मतलब है दूसरी बात, एक तो डायरेक्शन बता दिया, अब दूसरी बात है मूवमेंट। क्या चीज़ है, मूवमेंट, मतलब मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा इन टू का मतलब है किसी चीज़ के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। सपोज यहाँ पर एक गिलास है, ठीक है, ये हमारे पास गिलास है, यहाँ से मैंने एक पानी डाला, ये इसके अंदर जा रहा है। अब देखो पहली बात क्या चीज़ है, इसके पास एक डायरेक्शन है, ठीक है, कि ये अंदर आ रहा है, ठीक है। वाटर इज गोइंग इन टू ग्लास, ठीक है। इन टू मैंने क्यों यूज़ किया है, इन का तो पता है गिलास के अंदर जा रहा है तो इन दो आना ही चाहिए। अब टू मैंने क्यों लगाया, टू इसलिए लगाया क्योंकि ये मूव करके जा रहा है, ठीक है। अगर हाँ सिर्फ ये गिलास है, इसके अंदर पानी पड़ा है, ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं है, सिर्फ पानी पड़ा है अंदर, तो मैं कहूँगा वाटर इज इन द ग्लास। इस बात की मेरी समझ आई कि अगर हमारे पास कोई चीज़ मूव करके दूसरी चीज़ के अंदर जा रही है तो इसके लिए हम इनटू लगाएंगे, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि ही जंप्ड इनटू द रिवर, ठीक है। ये हमारे पास सपोज एक दरिया है, ठीक है, ये हमारे पास दरिया है, ये ऊपर ऐसे एक पहाड़ी है, ठीक है। यहाँ से कोई एक बंदा है वो छलांग लगाता है, इसके छलांग लगा के इसके अंदर जाता है। अब क्या हुआ है कि वो इसने छलांग लगाई है और दरिया के अंदर गया है, तो मैं क्या कहूँगा, ही जंप्ड इनटू द रिवर, ठीक है। क्या कहे, इन टू द रिवर मतलब मूव करके अंदर जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, ही जम्प्ड इन टू द रिवर। अगर हाँ सिर्फ रिवर के अंदर है, कोई जंप नहीं, ऑलरेडी से वो पहले से ही दरिया के अंदर है, तो मैं कहूँगा ही इज इन द रिवर, ठीक है। इसकी समझ है इन और इन टू की। इन है मतलब वो पहले से अंदर होगी, अगर इन टू है तो मतलब वो अभी मूव करके अंदर जा रहा है, ठीक है। ये इन टू हो गया। नेक्स्ट है ऑन टू। ऑन टू का भी सेम यही प्रोसेस है। टेबल है, ठीक है, यहाँ पर एक कैट है वो चल रही है, ठीक है। मैं कहूँगा द कैट इज मूविंग ऑन टू द टेबल, ठीक है। द कैट इज मूविंग ऑन टू द टेबल, ठीक है। ऑन का मतलब सरफेस के ऊपर है, ये तो क्लियर होगी। टू मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ये मूव कर रही है, ठीक है। अगर सिर्फ यहाँ पर बैठी होती, ये टेबल है, इसके ऊपर सिर्फ कैट बैठी हुई है, द कैट इज ऑन द टेबल। लेकिन अगर मूव कर रही है, द कैट इज मूविंग ऑन टू द टेबल। इस तरह इनका बताया, अगर सिर्फ ग्लास के अंदर है, द वाटर इज इन द ग्लास। लेकिन अगर मूव करके अंदर जा रहा है, द वाटर इज मूविंग इन टू द ग्लास, ठीक है। इसी तरह मैंने रिवर वाली मिसाल दी, अगर रिवर के अंदर कोई बंदा पहले से है तो हम कहेंगे द वाटर इज इन द रिवर। लेकिन अगर पानी जो है ये मूव करके इसके अंदर जाए, सॉरी बंदा जो है छलांग लगाए और मूव करके दरिया के अंदर जाए, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ही इज़ मूविंग इन टू द रिवर, ठीक है। इस चीज़ को समझना है, इन टू और ऑन टू को। अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं विद का। तो विद हम मैंने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया औजार, ठीक है। जो भी हमारे पास औजार हैं, ठीक है, यही दो एग्जांपल समझा दिए। ही किल्ड हिम विद नाइफ। तो अच्छा ये मैंने यहाँ विद औजार, ठीक है, जितने भी औजार हैं, पेन है, नाइफ है, स्वॉर्ड है, ठीक है, तो इनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, विद यूज़ करते हैं। ही रोट बुक विद पेन, ठीक है। ही किल्ड हिम विद नाइफ, ठीक है। ये जितने भी हमारे पास औजार होते हैं, बेशक पेन है, पेन को भी औजार में लेते हैं, ठीक है, तो इसके साथ हम विद यूज़ करते हैं। अच्छा नेक्स्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है विद और टू का यूज़, तो ये मैं थोड़ा समझा देता हूँ। अच्छा पहले देखें, मैरी के साथ ये तो हमेशा टू आएगा, ही विल गेट मैरी टू हर, ठीक है, ये परमानेंट है। मैरी के साथ हमेशा टू ही आता है, ठीक है। इस चीज़ को क्लियर करो कि मैरी के साथ हमेशा टू आएगा, ही विल गेट मैरी टू हर। अच्छा नेक्स्ट मैंने दो एमसीक्यूज दिए हैं। पहला है ही इज़ एग्री डैश हिम, यहाँ पर विद आएगा या टू आएगा।
अच्छा, इसका मैं बताता रहूँ, ही इज़ एग्री विद हिम, ठीक है। और नीचे देखें, ही इज़ एग्री हिज डिसीजन, तो इसके साथ टू आएगा। अब यही डिफरेंस है जो मैंने आपको बताना है कि यहाँ कब हमने विद लगाना है और कब टू लगाना है। एक बात तो मैंने पहले कह दिया कि याद रखना है, टू के साथ हमेशा मैरी आता है, सॉरी मैरी के साथ हमेशा टू आता है। अच्छा, हम अब विद को देखते हैं। ये हमारे पास डैश है, ठीक है। इस डैश के बाद आपने देखना है, इस डैश के बाद अगर आपको जानदार चीज़ मिल जाए, ठीक है, हिम, हिम मतलब वो, ठीक है, ही इज एग्री विद हिम, वो उससे मुत्तफिक है, ठीक है, उससे एग्री है। तो हिम, ये डैश के बाद अगर चीज़ आ जाए जानदार, तो फिर आपने हिम सॉरी विद लगाना है, ठीक है। अगर डैश के बाद जानदार आ जाए तो फिर आपने क्या लगाना है, विद लगाना है। लेकिन अगर डैश के बाद जानदार चीज़ ना आए, ठीक है, अब हिज डिसीजन, हिज डिसीजन क्या कौन सी बनेगी, उसका फैसला। अब ये कोई जानदार चीज़ नहीं है कि उसका फैसला, ठीक है। अब हिम का मतलब है वो, तो ये तो जानदार है, उसका फैसला ये जानदार चीज़ नहीं है, तो इसके साथ हम टू लगाएंगे, ही इज़ एग्री टू हिज डिसीजन, ठीक है। इस चीज़ को क्लियर करो कि अगर डैश के बाद जानदार चीज़ आ जाती है, जैसे हिम आ जाता है या कोई जानदार चीज़ का नाम आ जाता है, अली आ जाता है, हमजा आ जाता है, ठीक है, तो फिर हमने क्या लगाना है, विद लगाना है। लेकिन अगर इस डैश के बाद हमारे पास कोई बेजान जानदार चीज़ नहीं आती, ठीक है, उसका फैसला आ गया, हिज डिसीजन, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। ओके, हो गया। इस चीज़ को लाजमी देखें, इसके काफ़ी सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं अब। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं बाय को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सफ़र का जरिया, ठीक है, दे ट्रेवल्ड, उन्होंने सफ़र किया, किसके ज़रिए, बाय बस, उन्होंने बस के ज़रिए सफ़र किया, दे ट्रेवल्ड बाय बस, ठीक है, या दे ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन। इस तरह जब भी सफ़र का जिक्र आता है, ठीक है, कि वो किस ज़रिए से हो रहा है, तो उसके साथ हम बाय यूज़ करते हैं, लाजमी याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बाय का यूज़। अच्छा, नेक्स्ट है राइटर, ठीक है, राइटर या कोई भी और काम हो, मैं कहता हूँ बुक इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्स, ठीक है। अब देखो, ये राइटर था, तो इसके साथ हमने क्या लगाया, बाई लगाया है, ठीक है। एक तो राइटर के साथ आता है, दूसरा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सफ़र वाला, कि कोई भी सफ़र है किसके थ्रू हो रहा है, किसके ज़रिए हो रहा है, तो इसके साथ हम बाई लगाते हैं, दे ट्रेवल्ड बाई बस, ठीक है। दे ट्रेवल्ड ऑन बस नहीं आ सकता, दे ट्रेवल्ड बाई बस, दे ट्रेवल्ड बाई एरोप्लेन, ठीक है, दे ट्रेवल्ड बाई ट्रेन। इस तरह इस चीज़ को क्लियर करो, बाई को। अच्छा, नेक्स्ट अप चलते हैं हम। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ऑफ का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका ये पॉइंट कि ये जो है डिजीज़, ठीक है, जितनी भी हमारे पास बीमारियां हैं इसके साथ हम ऑफ यूज़ करते हैं। ही डाइड ऑफ मलेरिया, ठीक है। अब यहाँ पर बाई नहीं लगाना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिक्सअप होता है कि ही डाइड बाई मलेरिया, नहीं, ही डाइड ऑफ मलेरिया। ऑफ मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि आगे इसके डिजीज़ दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है ही डाइड ऑफ कोरोना, ठीक है। अब मैंने कोरोना यहाँ पर ऑफ क्यों लगाया है, क्योंकि इसके आगे हमारे पास क्या दी हुई है, डिजीज दी हुई है, ही डाइड ऑफ कोरोना, ठीक है, वो कोरोना की वजह से मर गया, ठीक है। जितने भी डिजीजेज हैं, ठीक है, मलेरिया है, कोरोना है, हेपेटाइटिस है, जितनी भी, इनके साथ हमने क्या लगाना है, ऑफ लगाना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, नेक्स्ट है अफ्रेड। अफ्रेड का ये एमसीक्यूज रिपीटेड है, पास्ट पेपर एमसीक्यूज में आता रहता है, शी इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग, ठीक है। अफ्रेड के साथ हमेशा क्या लगता है, ऑफ लगता है, और ये सेंटेंस भी याद रख लेना, शी इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल जो अभी मैं कराने जा रहा हूँ, एमसीक्यूज मैंने दिया है, ही इज़ सफरिंग डैश मलेरिया, ठीक है, लास्ट में क्या आ गया, डिजीज़ आ गई है, तो यहाँ पर ऑफ आएगा या फ्राम आएगा, ठीक है। तो अभी मैंने पढ़ाया है, क्या कहा है मैंने, कि जो भी हमारे पास डिजीज़ हैं उसके साथ हमने ऑफ लगाना है, लेकिन यहाँ पर ऑफ नहीं लगेगा, तो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि साथ में आ गया सफरिंग। याद रखना है, कोई भी डिजीज़ है उसके साथ ऑफ आएगा, लेकिन शर्त यह है कि उसके साथ सफरिंग नहीं होना चाहिए। अगर वर्ड आ जाता है सफरिंग, तो फिर आपने बेशक डिजीज़ दी हुई है, जो भी दी हुई है, अपने आंखें बंद करके फ्रॉम लगाना है, ठीक है। ये बात मेरी समझ आई कि जब भी हमारे पास सफरिंग आएगा तो उसके साथ हमने फ्रॉम लगाना है, ही सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। हाँ, अगर हमारे पास सफरिंग नहीं आता तो फिर हमने वही डिजीज़ वाला रूल लगाना है कि जब भी हमारे पास कोई भी डिजीज़ आएगी तो इसके साथ हमने ऑफ लगाना है। समझ आई इसकी, हमारे पास सफरिंग है तो इसके साथ हमने क्या लगाना है, फ्रॉम लगाना है। अच्छा, नेक्स्ट प्रपोजिशन के ये लास्ट टॉपिक है, ये आपको क्लियर करवाता जाऊँ। यहाँ पर भी बंदा बहुत ज़्यादा मिक्सअप होता है। अच्छा, ये है हमारे पास शी इज़ गुड डैश कुकिंग, ठीक है, ये क्या चीज़ है, कुकिंग। यहाँ पर अब देखा जाए तो हमें ऐसा ही लग रहा है कि शी इज़ गुड इन कुकिंग, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुड के साथ आपने हमेशा एट लगाना है, ठीक है, गुड के साथ आपने आंखें बंद करके एट लगाना है, शी इज़ गुड एट कुकिंग, ही इज़ गुड एट मैथ,
ठीक है। इसका रीज़न बता दे रहा हूँ, बस आपने एक तो ये है रट्टा लगाना है कि गुड के साथ हमने ऐड लगाना है। अब इसका मैं रीज़न भी बता दूँ कि किसी की भी एक्सपर्ट क्वालिटी है, ठीक है, जो उसकी कोई चीज़ मतलब वो किसी चीज़ में माहिर है, अगर हम उस क्वालिटी का हम बयान करना चाहें तो इसके साथ हम ऐड लगाते हैं। इस चीज़ की समझ आ गई? ये हमारे पास इसका थोड़ा मैंने ट्रिक बता दी। नेक्स्ट आपने जो मेन चीज़ इसमें याद रखने वाली है वो यही कि गुड के साथ हम ऐड लगाएंगे। शी इज़ गुड एट कुकिंग, ही इज़ गुड एट मैथ, ठीक है, ही इज़ गुड एट रनिंग, इस तरह। ओके, ये हमारे पास है प्रीपोजिशन के टॉपिक। ट्राई करें कि नोटबुक पे जितने भी यूजेस मैंने बताए आप लिख लें, और नेक्स्ट जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं वहाँ पर जो प्रीपोजिशन का टॉपिक है एक मरतबा वहाँ पर उनके यूजेस लिखे हुए हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े उनके एक्सप्लेनेशन है वो आपने देख लेनी है। नेक्स्ट नीचे 100 क्वेश्चन है, ठीक है, 100 एमसीक्यूज हैं, तो आपने एक बार लाजमी रीड कर लेना है। हर एमसीक्यूज के नीचे रीज़न भी लिखी हुई है, तो उसको अच्छे से एक मरतबा पढ़ लेना है। तो इससे इंशाल्लाह आपका प्रिपरेशन तो क्लियर हो जाएंगी। अभी नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। कल इसका भी एक दो एमसीक्यूज आया हुआ था। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, और कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। अच्छा, इसका सिंपल सेंटेंस देखते हैं। सिंपल सेंटेंस में बिल्कुल मैंने पहले बताया है, एक बात तो क्लियर है कि इसमें ना नॉट आता है, ठीक है, और ना ही कोई सवाल इसमें पूछा जाता है। तो इसका मैं कह देता हूँ ही इज़ प्लेइंग, ठीक है, क्रिकेट भी साथ में लिख देता हूँ। एक तो ये पहचान बताई कि इसमें नॉट नहीं आएगा, और दूसरा इसमें कोई सवाल भी नहीं पूछा जाएगा। तीसरी बात ये कि ये सिर्फ ना एक ही जुमला होगा, ठीक है, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। अब इसमें एक ही सेंटेंस है, एक ही जुमला है, सिर्फ एक ही काम हो रहा है, तो ये क्या चीज़ है, हमारे पास सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट है कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब है दो चीज़ें, ठीक है, कंपाउंड का क्या मतलब है, दो चीज़ें, इसमें अब दो काम हो रहे होंगे। मैं कहता हूँ ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट एंड आल्सो वीपिंग, वो क्रिकेट खेल रहा है और साथ में रो भी रहा है, ठीक है, अब दो काम हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ से क्लियर पता चल रहा है ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट एक काम हो गया, एंड आल्सो वीपिंग, और रो भी रहा है। तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है, थोड़ा इस चीज़ को अपने माइंड में बिठाना है। कंपाउंड क्या होता है, सिंपल क्या होता है। नेक्स्ट है कम्प्लेक्स सेंटेंस। कम्प्लेक्स सेंटेंस की मैं आपको पहचान बता देता हूँ। एक तो ये कि अच्छा खासा ये बड़ा सेंटेंस होगा, ठीक है, इसमें पॉसिबल है इसमें दो हैं तो इसमें तीन सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है इसके अंदर जो है प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन कुछ है हमारे पास, विच, और इसके अलावा हु, दैट, इस तरह के वर्ड इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। ये कम्प्लेक्स देख लेना, इसके मैंने दो आपको पहचान बता दी है, दो रिकग्निशन बता दिए हैं। एक तो ये कि इसमें काफ़ी बड़ा सेंटेंस होगा, दूसरा ये कि इसमें विच, हु या दैट आ सकता है। जो मेन चीज़ है यहाँ पर जिसके हम एक्सक्यूज़ कल आए हैं वो आए हैं सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस के, ठीक है। कंपाउंड का मैंने बता दिया कि इसमें दो काम हो रहे होंगे, सिंपल का सिर्फ एक काम, ठीक है, इसको लाजमी एक मरतबा रिव्यू कर लेना है इसका। अच्छा, अभी थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं नाउन को। नाउन में सबको पता है, मैं जल्दी जल्दी इसको डिस्कस कराऊंगा। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन आम नाम, ठीक है, इसमें आ जाएगा बॉय, आ जाएगा गर्ल, आ जाएगा कंट्री, आ जाएगा, ठीक है, इस तरह के नाम। और प्रॉपर है, प्रॉपर में ख़ास होगा, ठीक है, मतलब हम जिसका भी नाम लेंगे वो एग्जैक्ट होगा। मैं कहता हूँ पाकिस्तान, अब सारों को पता है कि पाकिस्तान कौन सा मुल्क है। मैं कहता हूँ कि अली, ठीक है, कोई भी नाम है, किसी भी चीज़ का स्पेसिफिक नाम है, किसी कंट्री का नाम है, किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम है, किसी शहर का नाम है, या किसी बंदे का नाम है, ठीक है, या इलामा इकबाल कहता हूँ, कायद आज़म कहता हूँ, ये सारे प्रॉपर नाउन है, ठीक है। कॉमन नाउन का मतलब है अगर मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ तो किसी को भी पता ना चले कि ये किसकी असल में किसकी बात कर। मैं कहता हूँ कि क्लास में जाता हूँ और कहता हूँ कि बॉय खड़ा हो जाए, ठीक है, तो अब यहाँ पर सारे ज़ाहिर है बॉयज़ बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर कोई भी खड़ा नहीं होगा क्योंकि सारे बॉयज़ हैं, ठीक है, या तो सारे खड़े हो जाएंगे या फिर कोई भी खड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कह देता हूँ कि अली खड़ा हो जाए तो क्लास में जो अली होगा सिर्फ वही खड़ा होगा, ठीक है, ये प्रॉपर नाउन। सिर्फ अगर एक खड़ा हो रहा है तो ये क्या चीज़ है, हमारे पास प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन जो है ये एग्जैक्ट है। अब इस पे मैं कह देता हूँ कि इंडिया, ठीक है, अब इंडिया का सबको पता है कि कंट्री का नाम है, सारों की नज़र जाएगी इंडिया पर, तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट है हमारे पास काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। सिंपल इसको मैं डिस्कस कराऊंगा। काउंटेबल ऐसे नाउन है जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें मैं कह देता हूँ बॉयज़, कह देता हूँ गर्ल्स, कह देता हूँ पेंसिल्स, कह देता हूँ
कंट्रीज़ कह देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कह सकता हूँ, मतलब ऐसी चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल ऐसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे हमारे पास वाटर है, एयर है, लाइट है, इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कलेक्टेड नाउन, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास है इसके एग्जांपल मैंने यहाँ पर टाइप कर दिए हैं। फ्लॉक है, कैटल है, हर्ड है, पुलिस है, आर्मी है, क्लास है और टीम है। अच्छा, इसका एक सिंपल चीज़ मैं बताता जाऊँ। कलेक्टेड नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनमें नाम तो हम एक ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि क्लास, अब इसमें क्या है, नाम हमारे पास एक ही यूज़ हो रहा है, लेकिन इसमें अब मेंबर्स कितने होंगे, इसके स्टूडेंट कितने होंगे, बंदे कितने होंगे, वो 1000 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 27 भी हो सकते हैं, 28 भी हो सकते हैं। इस तरह मैं कह देता हूँ पुलिस, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ है, पुलिस में नाम तो एक है, ठीक है, लेकिन इसमें जो इसके मेंबर्स हैं वो काफ़ी सारे हैं। इस तरह मैं टीम कह देता हूँ, टीम अब नाम एक है, लेकिन इसमें एक पूरा ग्रुप है, ठीक है। इस तरह आर्मी है, आर्मी सिर्फ नाम में कह देता हूँ, आर्मी एक सिंगल नाम है, लेकिन अब आर्मी में हमारे पास कितने मेंबर हैं, 1000, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्लास है, क्लास में मैंने बता दिया। हर्ड, हर्ड किसे कहते हैं, जो बकरियों का रेवड़ होता है उसको हम कहते हैं हर्ड, ठीक है। नाम एक है हर्ड, लेकिन इसमें बहुत सारी बकरियाँ होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैटल, कैटल कहते हैं जो ये कौज का ग्रुप है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कैटल। अब कैटल नाम एक है, लेकिन इसमें हमारे पास जो हमारी कौ हैं, जो हमारे पास कौज होते हैं, ये काफ़ी सारी हैं। नेक्स्ट हमारे पास फ्लॉक, फ्लॉक क्या है, जो हमारे पास परिंदों का एक ग्रुप है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं झार, ठीक है। वैसे देसी वर्ड्स में कहते हैं झार, ठीक है। अब फ्लॉक हमारे पास परिंदों का एक ग्रुप है, तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, कलेक्टिव नाउन है। मतलब नाम एक होता है, लेकिन उसके अंदर जो है वो एक ग्रुप होता है पूरा। ये हमारे पास सारे क्या हैं, कलेक्टिव नाउन है। ये सारे लाजमी से याद कर लो, फ्लॉक, कैटल, हर्ड, पुलिस, आर्मी, क्लास, टीम, ये 7-8 जो मैंने बताए हैं, इसको अच्छे से तैयार कर लो। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। इसकी डेफिनेशन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनको हम छू नहीं सकते, ठीक है, ऐसे नाउन जिनको हम छू नहीं सकते। अब इसकी दूसरी प्योर एग्जांपल दूँ तो उसमें आ जाएगा हमारे पास लाइट। तो हमारे पास लाइट एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सॉरी। क्यों, क्योंकि हम लाइट को छू नहीं सकते। इस तरह एयर है, ठीक है, हवा है, इसको भी हम छू नहीं सकते, तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मतलब इसको हम हाथ नहीं लगा सकते। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास काइंडनेस। काइंडनेस कहते हैं किसी की मेहरबानी को, किसी की कोई अगर आप पे मेहरबानी करे तो आप उसकी मेहरबानी को हाथ नहीं लगा सकते, उसको आप छू नहीं सकते, तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस, किसी की भी जहानत को आप हाथ नहीं लगा सकते, तो ये क्या है हमारे पास, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह ब्रेवरी है, ठीक है, बहादुरी है, किसी की भी आप बहादुरी को हाथ नहीं लगा सकते, तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है हमारे पास मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन ऐसे नाउन जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम हाथ लगा सकते हैं। बुडमरकर है, ठीक है, ये हमारे पास क्या चीज़ है, मटेरियल नाउन है। क्यों, क्योंकि हम इसको हाथ लगा सकते हैं, इसको हम छू सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास चेयर है, चेयर को भी हम हाथ लगा सकते हैं, इसको हम छू सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, मटेरियल नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ये एग्जांपल लाजमी देखने हैं, काइंडनेस है, इंटेलिजेंस है, ब्रेवरी है, इस तरह की ह्यूमैनिटी आ जाए, ठीक है, इंसानियत, अब इसको भी हम नहीं छू सकते। तो जितनी ये क्वालिटीज़ हैं, ये सारी क्या चीज़ें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसके हम स्क्यूज आ सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट हम आर्टिकल की तरफ चलते हैं, इसके भी हम स्क्यूज 4 5 6 हर हाल में आते हैं। अच्छा, पहले हम ए और एन को डिस्कस करते हैं, ठीक है, द को भूल जाएं, सिर्फ ए और एन को। अच्छा, यहाँ पर मैंने कहा है कि ही इज़ एन इंटेलिजेंट, और ये है ही इज़ ए बॉय। ये तो सबको रूल पता है कि जब भी हमारे पास वावल्स आते हैं, ठीक है, ए ई आई ओ यू, तो इसके साथ हम एन लगाते हैं और दूसरों के साथ हम ए लगाते हैं। लेकिन एक और ट्रिक है इसकी, ठीक है, जो एग्जैक्ट, ठीक है, जो मतलब जितने भी वर्ड हैं उन सारों पे अप्लाई होती है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई भी वर्ड है, ठीक है, अगर उसके स्टार्टर में अलिफ या अलमदा ये आ जाए, तो फिर हम उसके साथ लगाएंगे एन। अब कैसे, हमारे पास वर्ड क्या है, इंटेलिजेंट, ठीक है, अब ये आ जाए तो हमने क्या लगाना है, एन लगाना है। अगर ये ना आए तो फिर आपने चुप करके ए लगा देना है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास वर्ड है इंटेलिजेंस, उर्दू में इसको पढ़ो इंटेलिजेंस, इस तरह हम लिखेंगे, ठीक है। अब देखो पहले अलिफ आ गया, तो इसके साथ हमने क्या लगा दिया, एन लगा दिया, ठीक है। इसी तरह हम कहते हैं, ये हमारे पास फिक्र है, हम क्या कहते हैं, ही इज डैश ओनेस्ट, ठीक है, इसका हम होनेस्ट नहीं पढ़ते, एच साकिन नंबर ओनेस्ट पढ़ते हैं, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, ओनेस्ट। हमारे पास अगेन पहले क्या आ गया, अलिफ आ गया, तो ये हमारे पास क्या आएगा, एन आएगा, ठीक है, ही इज एन ओनेस्ट। अच्छा नेक्स्ट हम कहते हैं, ही इज स्टडीइंग इन
यहाँ पर यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पर अब ए आना चाहिए, एन आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर हम वॉवल वाला रूल लगाएं, ठीक है, ए आई ओ यू वाला, तो यहाँ पर एन आना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आप रूल हमेशा यही अप्लाई करें, अलीफ और अलमदा वाला, ठीक है। यू है, यूनिवर्सिटी है, ठीक है, यूनिवर्सिटी को हम ऐसे लिखते हैं यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये पहले आता है, छोटी ये आता है, ना अलीफ आया ना अलमदा आया, तो हमने चुप करके क्या लगाना है, ए लगाना है, ठीक है। आपने वावल वाला वो रूल नहीं लगाना, वो छोटी क्लासेस के लिए था। आप ये सिंपल लगाओ, अच्छी ट्रिक है। अगर पहले अलिफ या अलमदा आ जाए तो फिर आपने चुप करके एन लगा देना है, नहीं तो आपने ए लगा देना है, ठीक है। इसके सारे जो है जितने भी एमसीक्यूज हैं इस पर अप्लाई हो जाते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं दा को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दा है, पहले तो ये याद रख लें, नामों के साथ ये कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। किसी भी ह्यूमन का नाम है तो इसके साथ ये कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा। मैं कह देता हूँ, दा अली इज इंटेलिजेंट, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। नाम आ गया है तो इसके साथ दा तो लग ही नहीं सकता, ये बात याद रखना है। जब भी ह्यूमन नाम है तो इसके साथ हमने दा नहीं लगाना है। नेक्स्ट हमारे पास ख़ास चीज़ों के साथ, जितने भी हमारे पास मखसूस चीज़ें हैं, ख़ास चीज़ें हैं, उनके साथ हमारे पास दा यूज़ होता है, ठीक है। दी सन, दी अर्थ, ठीक है, इस तरह। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पर डिस्कस कराता जाऊँ। अच्छा, यहाँ पर एक मैंने फ़िक्रा लिखा है, ही इज़ दी टॉलेस्ट अमंग ऑल, ठीक है। टॉलेस्ट ये भी मैं पढ़ा के आया हूँ, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव, ये कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव, ठीक है। एडजेक्टिव की कौन सी है, सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव की डिग्री के साथ हमेशा हमने द लगाना है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ, ही इज़ यंगेस्ट बॉय, वो सबसे छोटा लड़का है, ही इज़ दी यंगेस्ट, ठीक है। जब भी हमारे पास लास्ट में ई एस टी आएगा, ठीक है, या फिर मोस्ट, ठीक है, मैंने दो पहचान बताई थी ना सुपरलेटिव की, या तो लास्ट में ई एस टी आता है या फिर साथ में मोस्ट आता है। जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल सपोज मैं कह देता हूँ, ठीक है, तो इसके साथ भी द आएगा, ही इज़ द मोस्ट, ही इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बॉय, ठीक है। तो मैंने पहचान बता दिया है कि जब भी हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री आएगी, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री की दो पहचानें बताई थी, लास्ट में या तो ई एस टी आएगा, यंगेस्ट, टॉलेस्ट, ठीक है, इस तरह, या फिर वर्ड के साथ मोस्ट आएगा, ठीक है। तो जब भी हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री आएगी, इसके साथ हमने क्या लगाना है, द लगाना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा इसके एमसीक्यूज रिपीट होते हैं। ये हर हाल में आपने ये याद रखना है रूल कि जब भी हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री आएगी उसके साथ आपने द लगाना है। अच्छा, अभी हमारे एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज और बेसिक रूल्स रह गए हैं, तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो काफ़ी सारी लंबी हो गई है, बस अभी यही हमारी चीज़ रह गई हैं, तो ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं कर लूँगा। और जितने भी मैंने ये रूल्स बताए हैं, वीडियो को 2-3 बार अच्छे तरीके से देखें, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट रूल बताए मैंने, और टू दी पॉइंट सब कुछ मैंने बताया, ठीक है। तो इंशाल्लाह बाकी जो मैंने नोट्स दिए हैं उनसे आप प्रैक्टिस करें, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भी आपका इंग्लिश का पेपर फेल होगा। सही है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।